दुनिया के टॉप 500 कंपनियां यानी फॉर्च्यून 500 में भारत की कम से कम 50 कंपनियां शामिल हैं। ये कितना संभव है? बता दूं कि अभी भारत की कुल 9 कंपनियां इसमें शामिल हैं। इनमें भी 5 तो सरकारी कंपनियां हैं। भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो इस फॉर्च्यून 500 में शामिल है वो 88वें पायदान पर है। दुनिया के टॉप 5 बैंक में भारत का भी एक बैंक शामिल हो, ये कितना संभव है? अभी दुनिया के टॉप 5 बैंक में 4 बैंक तो सिर्फ चीन के हैं और 5वें नंबर पे जो बैंक है उसका नेटवर्थ भारत के सबसे बड़े बैंक से नेटवर्थ से 5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। दुनिया के टॉप 5 फार्मा कंपनियों में भारत की भी एक कंपनी शामिल हो, ये कितना संभव है? आज मैं ये सारे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आर्थिक तरक्की का नया लक्ष्य रखा है, नई चुनौती दी है। और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या हम उस चुनौती से निपटते हुए दिख रहे हैं और आगे क्या करने की जरूरत है? इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से क्या योगदान करने की जरूरत है, क्या कदम उठाने की जरूरत है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डी.के. जोशी साहब, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री के चेयरमैन शरद कुमार सराफ साहब, केयर एज के चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी सिन्हा जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन साहब और इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा डी.के. जोशी साहब आपसे। सबसे पहला कि आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, स्पिरिट काफ़ी अच्छा है, नई चुनौती दी है। ये कितना आदर्श दिख रहा है और कितना व्यवहारिक दिख रहा है आपको? नहीं, ये देखिए एस्पिरेशनल है और हमें ये जैसे हम देश को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं 2047 तक, उसी तरह हम जब इकोनॉमी बढ़ेगी आगे तो उसके साथ बिजनेसेस भी बढ़ेंगे। और ये मत भूलिए कि इंडिया इस समय 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कुछ सालों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये इस स्थिति में ये टारगेट्स रखना मेरा ख्याल एक तरह से थोड़ा सा स्ट्रेच टारगेट है, पर आपको टारगेट हमेशा डिफिकल्टी रखना चाहिए ताकि उसके आसपास पहुंच पाए या उसे पार कर पाए। टारगेट हमेशा डिफिकल्ट रखना चाहिए ताकि कम से कम टारगेट ना पूरा करे तो टारगेट के आसपास पहुंच जाए। हमारे साथ टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री के चेयरमैन शरद कुमार सराफ साहब जुड़े हुए हैं जो कि इंडस्ट्री के दिग्गज हैं। शराफ साहब, आप तो इंडस्ट्री के हैं, आपके हिसाब से जब प्रधानमंत्री ने ये कहा तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आया? मेरे मन में सबसे पहला ख्याल एक तरह का इंस्पिरेशन का आया। मुझे भी ये एहसास हुआ कि हाँ, क्यों नहीं, ये बिल्कुल संभव है और कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है और ये अपने विकसित भारत के अंतर्गत इसको अचीव कर सकते हैं। अपने को अगर इसको अचीव करना है, जाना है विकसित भारत के समय से पहले ही, तो कई ठोस कदम इसमें उठाने पड़ेंगे। तो उसमें से सबसे पहला होता है कि हमारे जो उद्योगपति है उन्हें प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना होगा। इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने होंगे जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बिक सके। हम वर्ल्ड की 50 कंपनियों में नहीं आ सकते खाली अपने देश में माल बेचकर। जब तक हम पूरे दुनिया में माल नहीं बेचेंगे, हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा, तब तक हम वर्ल्ड की 50 कंपनीज़ में नहीं आ सकते। तो उसके लिए हमारा प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, उसके साथ में हमारी मार्केटिंग का बैंडविड्थ बढ़ाना ज़रूरी है और उस बैंडविड्थ में सबसे बड़ा हिस्सा होता है ब्रांडिंग का। हमारे कोई भी प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं है। हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी कोई अच्छे वर्ल्ड क्लास ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बना पाई और उसकी वजह से वो टॉप 50 में नहीं है। नहीं तो वो टॉप 50 में होती। मुझे पूरा उसका ये अनुभव है कि वो ज़रूर से टॉप 50 में आ जाती। तो आप एक उदाहरण के तौर पर अपनी इन्फोसिस और विप्रो, TCS, इनको लीजिए। अभी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनियों ने प्रोडक्ट बना के, ब्रांड बना के पूरे वर्ल्ड में काबू कर रखा है। हमारी कंपनियां भी $multi million की कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, नॉन कंपनियां हैं अपने लाइन में, लेकिन ये B2C नहीं कर पाई।
ये सी तक नहीं पहुंच पाई। अगर ये सी पर पहुंच जाती, अगर इनके पास में प्रोडक्ट होता और ये ब्रांडिंग करके वो प्रोडक्ट बेचती, तो ये डेफिनेटली ये टॉप 50 में आ जाती। ऐसे ही हमारी और बहुत सी कंपनियां हैं जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है, वर्ल्ड में नंबर 1 है अपने अपने लाइन में, लेकिन वो ब्रांडिंग नहीं होने से हम हमारा माल किसी और को बेच देते हैं, वो ब्रांडिंग करके आगे बेचता है, वो आगे उसको लेके जाता है, लेकिन हम पीछे रह जाते हैं। तो ये दो चीज़ तो जो उद्योगपति है, उद्यमी है, उनको करने जैसा है। उसके साथ में फिर कुछ एक चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट पर निर्भर करती है। तो गवर्नमेंट पे जो निर्भर करती है वो तो एक होता है हमारे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स का एटीट्यूड। अगर हम थोड़ा सा वो एटीट्यूड यूज़र फ्रेंडली बना दें, जिससे कि वो उद्योग को प्रोत्साहन दे, खाली पेपर के ऊपर ही नहीं बट एक्चुअल में वो प्रोत्साहन दे, और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कमी हुई हो, कोई गलती हुई हो, कहीं डिफ़ॉल्ट हुआ हो, तो उसको वो सुधार के, उसका कुछ पेनल्टी लगा के, कुछ भी करके उसको आगे बढ़ाए, ना कि उसको लेके बैठे रहें। तो अगर हमारे सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज़ हैं, वो लोग थोड़े से अगर ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें और यूज़र फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, तो डेफिनेटली हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा कहना ये था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इंसेंटिव दे रहे हो, जनरसली दे रहे हो, उसके बदले थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें। हमारे पास में हमारी कोई भी शिपिंग लाइन नहीं है, इंडिया की शिपिंग लाइन नहीं है। आज जो निर्यात के अंदर फ्रेट है, किराया है, सी फ्रेट है, वो आसमान को छू रहा है। वो जितना प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसका काफ़ी बड़ा परसेंटेज किराया हो जाता है। तो ये बड़ी मुश्किल है। अगर हमारी खुद की शिपिंग लाइन होती जैसे कि चाइना की है और बड़े देशों की है, तो जब मैं फियो का प्रेसिडेंट था तो हमने डिस्कशन भी किया था शिपिंग मिनिस्ट्री से और हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री से, तब ये बात भी हुई थी कि हाँ हम अपनी शिपिंग लाइन चालू करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं है। वैसे ही और भी जैसे निर्यात के जो क्लस्टर हैं, तो वहाँ पर रोड बनाने, वहाँ पर और सुविधा देनी, पावर का बराबर सुचारू ढंग से पावर देना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर हम मुहैया कराएंगे एक एक करके शराब साहब इस पे एक इस पे शराब साहब एक एक करके हम लोग आएंगे, लेकिन दो तीन चीजें आपने काफी अच्छा का जो मैं नोट भी कर रहा था। एक तो ब्रांडिंग पे हम लोग को काफी ध्यान देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत करनी पड़ेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना पड़ेगा। इस पे एक एक करके मैं आऊंगा आगे चल के, लेकिन जो टारगेट है या फिर कहें जो कॉर्पोरेट जगत को एक चैलेंज के तौर पर दिया गया है, इसको कैसे देखा जाए? सुनील सोडम साहब। मैं देखता हूँ कि ये एक्चुअली एक चैलेंज है, और कोई भी व्यक्ति एक चैलेंज देने से ही आगे बढ़ता है। तो इसको कहते हैं एक्सरसाइज में आपको स्ट्रेच गोल्स कहते हैं, राइट। एक्सरसाइज में आप करते हैं, वो जो कर रहे हैं वही करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको स्ट्रेच करना होगा ताकि आपके मसल फाइबर टूट जाएं, नेक्स्ट लेवल पे जा सके। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि ये इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात है। अभी देखिए, इसमें एक तरीका हो सकता है मर्जर्स। अभी हमारे 3 रिफाइनिंग कंपनीज है, IOC, BPCL, HPCL, तीनों को क्यों ना मर्ज किया जाए ताकि उनके कॉस्ट का एक बहुत बड़ा सेविंग हो जाए, हेड ऑफिस का कॉस्ट, ये वाला कॉस्ट। सिमिलरली बैंकिंग में उन्होंने कहा कि टॉप 5 बैंक्स में कोई बैंक, अरे क्यों ना 10 PSU बैंक को मर्ज कर दें ताकि वो इंटरनेशनल लेवल। तो मर्जर एक बहुत बड़ी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनियां की मर्जर एक बहुत बड़ा रास्ता है इसमें। दूसरी बात है कि प्राइवेटाइजेशन, और ये प्राइवेटाइजेशन के 2 तरीके होते हैं। एक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी पब्लिक सेक्टर कंपनियों के पास ढेर सारा लैंड पड़ा हुआ है जो नेहरू के टाइम से उनको दान में दिया गया है। अब उस लैंड को वो इक्विटी तौर पर डालकर प्राइवेट सेक्टर को जोड़ के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाएंगे, तो एक आइडल लैंड का इस्तेमाल होगा, और गवर्नमेंट के लिए भी कैपिटल के तौर पर वो लैंड को इस्तेमाल करेंगे ताकि फ्रेश जाके उनको पैसा ये नहीं करने का है। वो सेकंड तरीका मैं देख रहा हूँ। और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो है कि ये जो FTA साइन कर रहे हैं उसके अंदर देखिए हमारे देश में कमी क्या है। हमारे पास सरप्लस लेबर है, बट काम देने के लिए उतना
इंडस्ट्रीज, ये सब नहीं है। अभी एफटी के जरिए अगर इंडिया से जाने वाली प्रोडक्ट को एक राहत मिल रही है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स, तो क्यों ना हम ग्लोबल एमएनसीज को आमंत्रित करें कि यहाँ आकर वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर करके री एक्सपोर्ट करे अपने देश को। और उसमें उसमें लोकल पार्टनर की जरूरत होगी, 30% 40% लोकलाइजेशन की भी हम वहां पे ये डालेंगे, तो वो चीज से कैपिटल का भी जरूरत होगा जो अपने लेबर के लिए काम देने के लिए बहुत काम आएगी। तो ये मेरे लिए तीन बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पर मैं देख रहा हूं कि ऐसी स्ट्रेच गोल्स को एक्चुअली इंप्लीमेंट करके अचीव भी किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। दरअसल इसमें मैं जो मर्जर की बात आपने कही, तो मैं जब प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कई सारी कंपनियां फॉर्च्यून 500 या फिर दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में इसलिए शामिल हो गई क्योंकि दो कंपनियां आपस में मर्ज कर गई। सिर्फ 2025 का डेटा देख रहा था कि तो सिर्फ यूरोप में 532 मर्जर एक्विजिशन हुए बैंकों के बीच में ही वर्ल्ड वाइड, और इसमें फ्रांस के बीएनपी पारिबा और एचएसबीसी जो यूके वाली दोनों मर्ज होकर दुनिया के सातवां बड़ा बैंक बन गया। तो मर्जर भी एक तरीका हो सकता है। और मुझे लगता है जब सरकारी बैंकों में रिफॉर्म की बात हुई थी तो कहा गया था कि सरकारी बैंकों को मर्ज कर दिया जाएगा और 5 बड़े बैंक रखे जाएंगे, छोटे छोटे बैंक नहीं रखे जाएंगे। हालांकि वो कहने के बाद एक आध मर्जर हुए, फिर वो ठंडे बस्ते में चले गए। तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा जो पॉलिटिकल कैपिटल जिसको कहते हैं उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, उस पर थोड़ा सा जोखिम लेना पड़ेगा। अनिल पद्मनाभन साहब। लक्ष्मण जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। तो जो सबसे बड़ी कमी जो है हमारे उद्यमी में जो है भारत के, ये रिस्क कैपेबिलिटी नहीं है इनमें। तो ये हमेशा ये एक चेकलिस्ट होती है कि सरकार को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सब सही है, लेकिन अपनी तरफ से क्या करते हैं वो रिस्क मोल लेते ही नहीं है। जो जॉन एफ कैनेडी ने एक अंग्रेजी में मैं कह सकता हूँ, आप उसको उल्लेख हिंदी में कर दीजिए। उन्होंने कहा था, एक बड़ा ऐतिहासिक स्पीच है, उन्होंने कहा था कि आस्क नॉट व्हाट द कंट्री डज फॉर यू, आस्क व्हाट यू डू फॉर द कंट्री। तो अगर हम हमें उद्यमियों से पूछेंगे तो वो हमेशा आपके लिए क्या करता है ये मत कहिए, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए। बिल्कुल। तो उद्यमी जो है रिस्क कभी लेता नहीं है, और उनका ये ऐतिहासिक रीजन जो भी होगा, आप गौर फरमाइए। मैं आज के हकीकत की बात कर रहा हूं। तो रिस्क ये लेते ही नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट जो है बहुत ही बड़ा है। तो इनको लगता है यहाँ 25% 30% मार्जिन पे सामान बेचते हैं, ग्लोबल में compete करना इनके ये नामुमकिन है जिन तरीके से ये compete करते हैं। आप कुछ भी, एक भी इंडियन गुड देख लो जो इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो। अब एक ही है जो एप्पल का जो है प्रोडक्ट, उसका आईपी आपके पास नहीं है, वो एप्पल का प्रोडक्ट आप खूबी से बना रहे हो। आप फार्मास्यूटिकल देख लो, पूरा जो हमारा स्ट्रेटेजी रहा है कि सस्ते में बेचो, बनाओ और मार्जिन पे बेचो। अब ये जो है ना, ये इस मानसिकता से आप एक ग्लोबल कॉम्पिटिटर नहीं बन सकते। तो जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, तो इसमें मैं मतलब आज दुनिया भर में गाली देते हैं अदानी को, बट एक जो कंपनी है जो रिस्क ले रहा है ग्लोबली, वो अदानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट है, दूसरा ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस लेवल पे कंपनीज को रिस्क लेना होगा। जैसे अभी पहले स्पीकर ने कहा, मर्जर्स एक्विजिशंस जो है, अब इसके लिए ना इन सबके लिए एक रिस्क एपेटाइट चाहिए। तो ये जो प्रधानमंत्री का जो चैलेंज है, इस चैलेंज को अपनाने के लिए पहले अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी भारत के उद्यमियों की नहीं, हम सबको बदलना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले उद्यमियों को बनना पड़ेगा कि डोमेस्टिक मार्केट का कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रिस्क लेने का एपेटाइट बढ़ाइए। तो रिस्क लेना की क्षमता बढ़ाइए, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे, दुनिया में टॉप 500 कंपनियों में शामिल हो पाएंगे। रजनी सिन्हा मैम, कई सारे फैक्टर निकल कर सामने आए हैं, आप क्या ऐड करेंगे इसमें? लक्ष्मण जी, मैं कहूंगी कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट की बात की वो एम्बिशियस है, लेकिन यही एक सही समय है इंडिया के लिए एक एम्बिशियस टारगेट रखने का। क्योंकि अगर आप देखें तो हम बहुत चैलेंजेस बहुत है जो हमने अभी डिस्कस किया, बट हम एक बहुत स्वीट स्पॉट में भी हैं।
अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में इतना सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, अनसर्टेनिटी, लेकिन इसके बावजूद इंडिया अच्छा ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहा है। 7% प्लस ग्रोथ अभी आ रहा है। इन्फ्लेशन, हर जगह इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स है, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन अभी तक कंट्रोल में है। अब थोड़ा बढ़ने वाला है, लेकिन बढ़ने के बाद भी वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, अराउंड 5% और सो एक्सपेक्टेशन है। इतना टैरिफ कंसर्न्स था, उसके बाद भी वेस्ट एशिया क्राइसिस, उसके बाद भी हमारा गुड्स एक्सपोर्ट्स काफी अच्छा रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में हम अराउंड 16% ग्रोथ रिकॉर्ड किए हैं। तो पूरी दुनिया में एजिंग हो रहा है, लेकिन हमारा यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन का शेयर बहुत अच्छा है। तो मैं कहूंगी यही एक समय है जब हमें एम्बिशियस टारगेट रखना चाहिए। ये एक विंडो है व्हेन वी हैव टू ट्राई द बेस्ट एंड अचीव। बिकॉज अगर आप देखें काफी कुछ अचीव भी हुआ है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। लास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया ने काफी कुछ अचीव किया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काफी कुछ अचीव किया है। सो आई वुड से कि प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये सही समय है कि हम ये प्रॉब्लम्स का कि आगे देखें और देखें कि कैसे हम एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आई थिंक अभी हमने डिस्कस किया क्या क्या करना चाहिए। मैं 2-3 बड़े इशू रेज करूंगी। एक तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा डिस्कशन चल रहा है देश में एम्प्लॉयमेंट का। मैंने कहा इंडिया में ये डेमोग्राफिक एडवांटेज है, बट ये विंडो भी एक फिक्स पीरियड के लिए है। तो बहुत जरूरी है कि हम जल्द ही जॉब्स क्रिएट करें। जो हमारे यंग पॉपुलेशन है उनको हम एडिक्वेटली स्किल करें, इक्विप करें, सो दैट वो प्रोडक्टिवली एम्प्लॉय हो। सेकेंड, आई वुड से एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें ह्यूज अनटैप पोटेंशियल है। मोर देन 40% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स वो एग्री सेक्टर में है। जब तक वहां ग्रोथ, वहां डेवलपमेंट नहीं होगा, वहां R&D नहीं होगा, वहां प्रोडक्टिविटी नहीं इंप्रूव होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ रिकॉर्ड करना डिफिकल्ट होगा। थर्ड बिग थिंग आई वुड से इज कि FDI, ग्रॉस FDI अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन और भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की जरूरत है। बिकॉज जब इन्वेस्टमेंट होगा, बाहर से कैपिटल फ्लोज आएगा, तो उससे ऑटोमेटिकली जॉब्स क्रिएट होगा, कंजम्पशन ग्रोथ होगा। तो अगर हम अपना रेगुलेशंस थोड़ा और उस पे वर्क करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम बात कर रहे थे वो इंप्रूव करें, लैंड लेबर रिफॉर्म्स और करें, सो दैट FDI इन्वेस्टमेंट और इंप्रूव हो। तो इन सब फैक्टर्स को लेके अगर हम वर्क करें तो आई थिंक ये टारगेट अचीवेबल है। ये टारगेट अचीवेबल है और कई सारे फ्रंट पे काम करने की ज़रूरत है। जो मैं देख रहा था कि सरकार के भीतर जो चर्चा हो रही थी, तो जो अभी की स्थिति है और 2047 तक का जो उन्होंने एक प्रोजेक्शन रखा था कि GDP जो है वो करीब 40 ट्रिलियन तक चला जाए, मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 10 ट्रिलियन तक चला जाए, और सर्विस जो है वो GDP 25 तक जाए, और एक्सपोर्ट 10 ट्रिलियन तक चला जाए। तो ये सब एक टारगेट है, एक तरह से कहें कि एक लक्ष्य रखा है जिस तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। अब दो हिस्से में इस चीज़ को बांट लेता हूं। जो अभी अनिल पद्मनाभन साहब ने बड़ा अच्छा कैनेडी के बुक का एग्जाम्पल दिया, मैं सही हूँ? पद्मनाभन साहब कैनेडी के बुक का एग्जाम्पल दिया था आपने, कोट किया था आपने। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आप देश आपके लिए क्या कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैं दोनों पहलू पे जाऊंगा। देश का मतलब यहाँ सरकार से मान लेते हैं। DK जोशी साहब, गवर्नमेंट के फ्रंट पे बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, कई सारे रूल्स रेगुलेशन को ईज किए जा रहे हैं, कई सारे पॉलिसी डिसीजन किए जा रहे हैं। ये सारे सही डायरेक्शन पे हैं और कुछ करने की ज़रूरत है? पब्लिक कॉर्पोरेट को क्या करना चाहिए, इस पे मैं आगे दूसरे हिस्से में आऊंगा मैं। देखिए, आपने सही कहा कि हमारा गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट पे फोकस किया है, वो आवश्यक है, पर अभी भी हम लॉजिस्टिक्स में अपने कॉम्पिटिटर से कहीं पीछे हैं। तो इसमें तो जो एक्सेलरेटर है उसको प्रेस रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अभी जो मॉडल फॉलो हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट बनता है, उसके बाद उसको मोनेटाइज करके प्राइवेट सेक्टर को देते हैं, फिर जो कैश फ्लो आता है उससे फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा मॉडल है, पर प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो दूसरी बात यह है कि जो ये भी बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जिस एनवायरनमेंट में ये सब टारगेट्स बनाए जा रहे हैं वो थोड़ा सा इंटरनेशनली अभी जियोपॉलिटिकली बहुत चैलेंजिंग है। इसमें हमें हम रिफॉर्म्स वगैरह करें, ये आवश्यक है। उसके साथ साथ हमें ये भी आवश्यक है कि
एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें। ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि जिन कंट्रीज के पास रिजर्व्स था उनके पास ज्यादा क्षमता थी इसको फाइट करने की। इंडिया ने भी बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है इसको, पर हमारे अभी भी पेट्रोलियम के रिजर्व्स जो है वो काफी कम है अपने और कंट्रीज के मुकाबले में। ये महंगे भी होते हैं बहुत बनाने, पर हमें अब इसकी तरफ, रेजिलियंस की तरफ भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए ये बहुत आवश्यक है। एनर्जी सिक्योरिटी के और डायमेंशन भी कई हैं। आप रिन्यूएबल्स में भी फोकस रखिए, साथ में कोयला भी आपको बर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक स्टेबल ग्रिड चाहिए। इवैक्यूएशन कैपेसिटी की भी आवश्यकता है। अभी फिलहाल हमने देखा था कि जो सोलर प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने पावर को इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसको उन्होंने बंद करना पड़ा थोड़े टाइम के लिए कुछ सोलर प्रोड्यूसर्स को। तो ये एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा आगे चलते हुए रहेगा, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में चोक पॉइंट्स जितने कम हो उतना अच्छा है। दूसरा ये है कि क्लाइमेट के रिस्क भी उभर के आ रहे हैं। इस साल भी फिलहाल एक एल नीनो की बात अभी चल रही है, तो उसका जो इंडिया वल्नरेबल बहुत है इन सब क्लाइमेट रिस्क को, तो इसलिए उसको भी मैनेज करने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी वो आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा रिस्क होके ऊपर आ सकता है। तो ये इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए अब आपने बड़ा डीके जोशी सर, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट कहा कि ये भी देखना है आपको किस समय में आप ये टारगेट रख रहे हैं। ऐसे समय में टारगेट रख रहे हैं जो पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ है। ऐसे समय आप टारगेट रख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक तरीके से कहें यूएस जैसे कंट्री में प्रोटेक्शनिज्म जैसी चीज़ें वहाँ पर चल पड़ी हैं। पहले अपने घर को सुधारना है, बाहर से इम्पोर्ट को डिस्करेज करना है। तो ऐसे में इस तरह का टारगेट रखना कितना अचीवेबल है, खासतौर से तब जब एक्सपोर्ट के बिना हम अपने जीडीपी को उस लेवल तक ले नहीं जा सकते हैं। शरद कुमार सराफ साहब, आप एक्सपोर्ट पे काफी ज्यादा आपका फोकस भी रहता है। सर मैंने तो पहले ही बता दिया कि बिना एक्सपोर्ट किए बिना हमारी कंपनियां की वर्ल्ड क्लास की ग्रोथ नहीं हो सकती। खाली डोमेस्टिक एक्सपोर्ट आप कैसे बढ़ाएंगे? आप यूएस जैसा मार्केट कह रहा है कि भाई हम तो अपना बाजार, हम तो अपना माल खुद बनाएंगे, हम ज्यादा इंपोर्ट निर्भर नहीं रहेंगे। ये ऐसे दूसरी कंट्री भी धीरे धीरे करके कहने के लिए वो कुछ भी कहे, लेकिन लक्ष्मण जी कहने के लिए वो कुछ भी कहे, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो देखना पड़ेगा ना, कि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उनके जो लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट वगैरह लगा के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे से कई गुना ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, हमें भी ये देखना पड़ेगा कि भाई जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिकल होती है, कॉम्पिटिटिव होती है, सस्ती होती है, वहाँ पर हम जा सकते हैं। अल्टीमेटली तो मैं प्रोडक्शन कहीं भी करूँ, वियतनाम में करूँ या थाईलैंड में करूँ, कहीं भी करूँ, अल्टीमेटली तो उसका इफेक्ट इंडिया में ही हमारी बैलेंस शीट पे ही आएगा, क्योंकि कंसोलिडेट होके यहीं से जाएगा वो। तो हमें हमारे उद्योगपतियों को ये चाहिए कि भाई कहीं भी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग करो, कहीं भी दुनिया में बेचो, वी हैव टू ग्लोबलाइज। हमारा जो व्यू है वो ग्लोबलाइज व्यू रखना पड़ेगा। उसके लिए एक बहुत आवश्यक चीज़ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, R&D। हमारे यहाँ कंपनियों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कोई बजट ही नहीं होता है, तो कम से कम 3 से 5% हर कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना चाहिए, बजट रखना चाहिए। हम लोगों को जो हमारी IITs हैं, 23 IIT हैं और बड़े बड़े रिसर्च की संस्थानें हैं, उनका उपयोग करना चाहिए, वहाँ पर अपने को डेवलपमेंट करवाना चाहिए, उनके साथ मिल के काम करना चाहिए। तो हमारा भी, कंपनी का भी डेवलपमेंट होगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये करने से हम लोग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना पाएंगे और उसको इकोनॉमिकली बना के, कॉम्पिटिटिव बनाकर उसको वर्ल्ड मार्केट पे ले जा पाएंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें मैं आपसे पूछ लूँ, फिर बाकी मेहमानों को पास जाऊँगा। जो अभी कुछ देर पहले अनिल पद्मनाभन साहब कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर बहुत रिस्क लेने के मूड में होता नहीं है, उनको घरेलू बाजार दिख रहा होता है या फिर ट्रेडिंग में ज़्यादा मुनाफा दिख रहा होता है, तो बहुत रिस्क लेते नहीं, आगे बढ़ चढ़ के बैटिंग करते नहीं है। इसको कैसे ख़त्म किया जाए? नहीं, वो मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है इससे। हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेते भी हैं। और हमारे जो उद्योगपति हैं
वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते कि भाई कुछ भी बना दिया कोई भी भाव पे बिक जाएगा, ऐसे नहीं लेते हैं। वो फूक फूक के धीरे धीरे करके काम करते हैं। तो इसको मैं उसको कैलकुलेटेड रिस्क बोलूँगा। तो वो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं लेते हैं। रही बात ये एक्सपोर्ट की और वर्सेस डोमेस्टिक मार्केट की, तो एक्सपोर्ट मार्केट में डेफिनेटली प्राइस भी बहुत अच्छे मिलते हैं। हमारी कंपनी का तो करीब करीब 90% एक्सपोर्ट है और करीब करीब 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपया का हम एक्सपोर्ट करते हैं साल में। तो मेरा अनुभव तो यही है कि एक्सपोर्ट में जो प्राइस है वो कोई कम नहीं मिलते हैं। एक्सपोर्ट में क्वालिटी की बहुत बड़ी एप्रिसिएशन है, लॉयल्टी है, ब्रांड लॉयल्टी है, काफ़ी सारे एडवांटेजेस है। तो और पैसे की भी सेफ्टी है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। पर हमारे लोगों को बाहर जाकर ये बात ज़रूर आप कह सकते हैं कि आप यहाँ बैठकर आराम से यहाँ का यहीं माल बेच लो, वो टाइम उससे फिर ग्रोथ नहीं हो सकती। ग्रोथ करना हो तो आपको दुनिया भर घूमना पड़ेगा, ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और बायर्स को कांटेक्ट करते रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं पूछूं सुनील स्वर्णम साहब कि दरअसल में जो फॉर्च्यून 500 कंपनियों का नेचर देखेंगे तो उसमें से बहुत सारी कंपनियां, अधिकांश कंपनियां कह लें, आधे से ज़्यादा कंपनियां शायद, अगर मैं गलत ना हूं तो, वो आईटी एनेबल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियां ज़्यादा हैं। अमेजॉन टॉप पे आप सोच सकते हैं। तो जहां उन कंपनियों से मुकाबला करना हो तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा ही। नहीं, अनडाउटेडली, बट हमारे लिए ये एडवांटेज है कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड में हमारे ढेर सारी कंपनी का अनुभव है। उसको अभी एआई रिलेटेड क्षेत्र में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि वो उतना मुश्किल नहीं है। अभी प्रधानमंत्री की स्पीच में भी देखा कि कितने उन्होंने फोकस सेमीकंडक्टर क्षेत्र पे दिया है, इस पे दिया है। जरूर मैं मानता हूं कि ये एआई, इसमें हम आज आगे पीछे हैं, पर जरूर 2047 तक हम उसमें जरूर आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज ये स्किल हमारे जहन में है। सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्किल्स, कोडिंग रिलेटेड स्किल्स, वो एआई के वर्ल्ड में उसको ट्रांसफॉर्म करना है। वो एक बात है। सेकंड बात है कि इसमें स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जस्ट अभी इंजीनियर जहां पे भी लो, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सब जाके सॉफ्टवेयर कंपनी काम करना चाहते हैं, मगर एआई रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि इस न्यू वर्ल्ड जहां पे एआई जरूर डोमिनेट करने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, मगर हम लेट है, मगर लेटेस्ट होना चाहिए, राइट। तो वो दूसरी बात है। तीसरी बात मैं मानता हूं कि इसमें देखिए, पूरे जो तो सॉफ्टवेयर कंपनी, इसकी कंपनी जो आपने बात की, सब में टॉप में इंडियंस है। तो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, उसको रिवर्स ब्रेन ड्रेन या ब्रेन गेन में कन्वर्ट करना है। हमारे एनआरआई जो इंडियंस है, उनको इस्तेमाल करके, अभी सब देखिए मल्टी बिलियनर्स है उधर, उनको आमंत्रित करो कि आप आओ वापस इंडिया में खड़खड़ा दे रहो। इसलिए वापस हमें 1991 मूवमेंट को लाना है, जहाँ पे लिबरलाइजेशन का बहुत बड़ा स्टेप लिया था। अब शायद उसका ग्लोबलाइजेशन प्लस आत्मनिर्भरता, ग्लोकल जो कहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होता है। 1991 को वापस लाने की जरूरत है, बिकॉज सिंपली पुट, चीन को देखिए, 21 साल बाकी है 2047 में। 21 साल पहले चीन कहाँ था? 2005 में। इंडिया की आज जो स्थिति है उसके करीब ही था। तो अगर चीन ने 21 साल में कुछ अचीव किया है, हम अगले 21 साल में क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि आपको करना चाहिए। और चौथी चीज, अनिल पद्मनाभ जी की बात रिस्क के बारे में कह रहे थे, मगर आप लुक एट द स्पेस में कितने हमारे प्राइवेट कंपनियों ने, एंटरप्रेन्योर्स ने स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये बिना रिस्क ले थोड़े किया है उन्होंने। तो इंडिया में रिस्क लेने की क्षमता है, एंटरप्रेन्योरशिप करा है, सपोर्ट देनी चाहिए उनको रिस्क लेने की। रिस्क लेने की क्षमता है, सपोर्ट देनी चाहिए। पद्मनाभन साहब कुछ ऐड करेंगे इसमें? लक्ष्मण जी, ये कहना बड़ा आसान है, क्षमता देनी चाहिए। क्षमता आपको देनी चाहिए अपने आप से। सरकार कितनी क्षमता देगा आपको? सरकार की तरफ से आप ये जनाब कह रहे हैं 91 फिर रिक्रिएट करना चाहिए। आप 91 से 10 गुना आगे या 1000 गुना आगे आज भारत बढ़ चुका है लिबरलाइजेशन के तौर पे। जीएसटी का नाम निशान नहीं था 91 में। आप ये स्पेस की जो जनाब बात कर गए, स्पेस की अपॉर्चुनिटी नहीं थी 10 साल पहले। तो आप मतलब सरकार, मैं ये कह रहा हूं, आप हमेशा सरकार की चेकलिस्ट देते हो। बजट प्रेजेंट होता है, सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। आपने क्या किया?
मैं वही पूछ रहा हूँ, आप सवाल अपने आप से पूछिए। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, भारत की लिस्टेड कंपनी से कैश रिजर्व 14 लाख करोड़ है। ये निवेश नहीं कर रहे, मतलब एक आध पूंजीपति जो उद्योगपति है वो कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक जैसे हैं, ज्यादातर जो है वो रिस्क लेते ही नहीं। और अगर आपको ग्लोबल लेवल पे compete करना है तो आपको जोखिम उठाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये तो गारंटी नहीं है। और आप जिस फील्ड में जा रहे हो, जैसे आपने उदाहरण दिया अमेजोन के साथ आप compete कर रहे हो, आप अमेजोन के साथ compete क्यों कर रहे हो? आप अपना नया नीश बनाओ। जब अमेजोन ने AWS क्रिएट किया तो वो आइडिया था, फिर उसको उन्होंने प्रोडक्शनाइज किया। आप भी इसी एक आइडिया खोजिए, आप भी अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप एक गुड नहीं, देख समस्या यहाँ लीजिए पे हाँ कि समस्या ये कॉम्पिटिटिव आती है है अनिल सर ग्लोबली। कि समस्या ये आती है अनिल सर कि हम लोग आज आइडिया खोजे, कल इन्वेस्टमेंट किया, परसों प्रोडक्शन किया और 6 महीने बाद चाहते हैं कि वो प्रॉफिटेबल हो जाए, बहुत बड़ी कंपनी बन जाए। वो जो जेस्टेशन पीरियड है वो बहुत लंबा रखने के इंतजार में होते नहीं है, हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वाले ज़्यादा रहते हैं। लक्ष्मण जी, वो मैं वही कह रहा हूँ, वो मुनाफे की तौर में देखिए। हमारी आदत बिगड़ गई है इस देश में। आप सोचिए, एम्बेसडर कार जो है एक घटिया प्रोडक्ट, कुछ 6 दशक चला भारत में। तो ये हमारी बैकग्राउंड है, हमारी लेगेसी है। मैं उसमें जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ आज जो भारत है एक बदला हुआ भारत है। इसमें आपको रिस्क, जो जनाब ने उदाहरण दिया स्पेस का, ये 24-27 साल के बच्चे हैं, ये यूथ है, जवान है, ये रिस्क ले रहे हैं। जो हमारे उद्योगपति जो है 20-30 साल से मतलब समेट के बैठे हैं, ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो आप सोचिए, तो रिस्क लेना जो है एक लेना पड़ेगा आपको, अगर आपको ग्लोबल प्लेयर बनना है। तो प्रधानमंत्री का जो इशारा है वो कह रहे हैं कि ग्लोबली हेडक्वार्टर्ड कंपनी इंडिया में होना चाहिए। तो आप एक ग्लोबल फुटप्रिंट बनाइए। जो हमने पहले किया, TCS वगैरह बहुत काम किया है, लेकिन उन्होंने आउटसोर्सिंग का काम किया है। इनका अपना IP कुछ भी नहीं है, इनोवेशन कुछ भी नहीं है। मैं इनका काम डेनिग्रेट नहीं कर रहा, मतलब इनका बहुत बढ़िया काम किया है इन लोगों ने, भारत की मतलब प्रतिष्ठा बढ़ाई है दुनिया में, इसका कोई सवाल ही नहीं है। एक आजकल जो डिबेट आप जो करा रहे हैं, ये आप नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं। अगले 20 साल में भारत को डेवलप्ड कंट्री बनना है। आपका पर कैपिटा इनकम है $3000 है, तो 20 साल में आप इसको $18,000 करना चाहते हो। आप कैसे करोगे? चलता है, ऐसे नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। रजनी सिन्हा मैम, 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग आई। पहली बात कि रिस्क लेना कोई चाहता नहीं है। अभी प्राइवेट कंपनियों के पास, कॉर्पोरेट के पास कितना हैवी कैश पड़ा हुआ है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर तो मुझे लगता है पिछले करीब 10 साल से लगातार सरकार भी बार बार ये कह रही है कि कितना कुछ कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया, GST घटा दिया, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, या फिर कहेंगे बहुत कम आ रहा है। इसके बाद तक बात बनेगी नहीं। लक्ष्मण जी, यहाँ हम रिस्क टेकिंग और ग्लोबल फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि मेरी कंपनी केयरेज रेटिंग्स, वो अपनी सब्सिडियरी केयरेज ग्लोबल के थ्रू सोवरेन रेटिंग में एंटर की 2 साल पहले। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हम सोवरेन रेटिंग देखें तो उसमें सिर्फ 3 बड़े US कंपनीज हैं जो कि डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने उसमें एक इंडियन प्लेयर ने एक स्टेप लिया है उसके तरफ, और हम लोग एक्चुअली इन द लास्ट 2 years हम अराउंड 45 कंट्रीज का सोवरेन रेटिंग किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इंडियन कंपनीज एम्बिशियस, आई वुड से ये काफी एम्बिशियस स्टेप है टू compete विद द बिग 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज, लेकिन हमने ये कदम बढ़ाया है। सो इंडियन कंपनीज रिस्क लेने को तैयार है, बट हाँ, जिस स्केल पे हम चाहते हैं उस स्केल पे नहीं हो रहा है, बिकॉज उसके लिए हमें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। जैसा कि हमने कहा कि हाँ, हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत कुछ हुआ है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके बावजूद हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत हाई है। इंडिया में अगर कोई FDI आता है, तो अभी भी जो भी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है, जो भी कंप्लायंस बर्डन है, लैंड एक्विजिशन, वो अभी भी चैलेंजिंग है। तो इसीलिए हमने कुछ स्टेप्स बढ़ाया है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है।
स्पेसिफिकली अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हाँ, कुछ काफी सालों से हम वेट कर रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉन्ग गियर में पिकअप करे, बट वो हो नहीं रहा है। एंड उसका आई वुड से कि काफी सारा रीजंस है जो कि एक साथ एक्ट कर रहा है। एक तो जो हम डिस्कस करें कि अगर हम देखें ग्लोबल एनवायरनमेंट ही काफी अनस्टेबल रहा है लास्ट फ्यू इयर्स। इनफैक्ट कोविड के बाद से ही कुछ ना कुछ होते रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट में, और वो स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं हुआ है। तो एक तो ग्लोबल एनवायरनमेंट, और दूसरा अगर मैं इफ आई लुक इनसाइड कि कंट्री में क्या करने की जरूरत है, तो आई थिंक ये जो हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और अगर पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी, ये सब चीज का अगर हम ख्याल रखें, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई वुड से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में पिकअप ऑलरेडी दिख रहा है, लेकिन अगर हमें उसे और ब्रॉड बेस्ड करना है और उसमें मोमेंटम ऐड करने की जरूरत है, तो उसके लिए जो ये हम काफी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उसके तरफ वर्क करने की जरूरत है। दरअसल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बड़ा चैलेंजिंग रहा है पिछले कई सालों से। इस पर डीके जोशी साहब आपसे और सुनील सुरनम साहब आपसे ही पूछूंगा। डीके जोशी सर, पहले आखिर इशू कहाँ आ रहा है? इतना कुछ करने के बावजूद अभी रजनी सिन्हा हमने कहा कि एक एनवायरनमेंट की जरूरत है, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी काफी दूर है। एनवायरनमेंट की बात सही है, उसमें जितना इम्प्रूव करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें कई मुद्दे हैं। देखिए, एक मुद्दा तो ये है कि जो चाइनीज कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। तो चाइनीज प्रोडक्ट के साथ compete करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए आई थिंक एक तो कई कंपनीज तो ट्रेडिंग में घुस गई हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करने की बजाय। तो एक तो ये चाइनीज डोमिनेंस जो है, ये सारे एशिया में मैन्युफैक्चरिंग को चैलेंज कर रहा है। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट का नेचर है वो भी चेंज हो रहा है। कई सेक्टर्स आज से 10 साल पहले थे नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, आपका बैटरीज हो गया, या फिर स्पेशलिटी केमिकल्स में फोकस हो गया, सोलर पैनल्स हो गया। ये सब नए सेक्टर्स हैं और इनमें जो है बढ़ोतरी, इनमें प्राइवेट सेक्टर भरपूर हिस्सा ले रहा है। और ये एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर ही इनको ड्राइव कर रहा है। रिन्यूएबल सेक्टर है जैसे। और जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं उनमें स्टील और सीमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इनमें है। उसका कारण ये है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देश में बहुत अच्छी चल रही है और उसके कारण डिमांड जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह की है वो बहुत, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की है, जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जहाँ पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है, या जहाँ पे सरकार ने थोड़ा इंसेंटिव के थ्रू बढ़ावा दिया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है जिसमें हम इंपोर्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं और सप्लाई चेन को डीपन करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ पॉकेट्स में तो प्राइवेट सेक्टर बहुत एक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं। पर एक ब्रॉड बेस्ड जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है वो अभी फिलहाल डेटा में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। सबसे तेजी से पिछले कुछ सालों में पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्ट किया, उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर आता है, फिर प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर आता है। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें भी ग्रोथ है, पर वो सबसे धीमा है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का शेयर जो टोटल इन्वेस्टमेंट में वो गिरता चला जा रहा है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि अभी अपॉर्चुनिटी इसमें और आएगी, क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स सरकार ने किए हैं उनमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो मार्केट एक्सेस का है, हमें यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमें बहुत ज्यादा मार्केट एक्सेस मिलेगा, और दूसरा है उसको इन्वेस्टमेंट भी आएंगे, जैसे एफ्टा का है उसमें 100 बिलियन की बात है, और न्यूजीलैंड फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट में भी इन्वेस्टमेंट की बात है। तो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा, पर इसमें आवश्यक ये हो जाता है कि मार्केट एक्सेस डजंट मीन मार्केट कैप्चर। आई थिंक मार्केट कैप्चर करने के लिए हमें अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी। आई थिंक सारी कहानी एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस की। दो चीज़ें डीके जोशी सर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा है। एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने किया है उसके तहत बड़ा बाजार दुनिया का मिल रहा है, करीब 34 से ज़्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, यूरोपियन यूनियन के सारे देशों को मिला दिया है। तो और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सामने वाला देश हमारे इन्वेस्टमेंट करेगा, इस बात का भी कमिटमेंट किया गया है। ये कितना फायदेमंद होगा सराफ साहब आपसे पूछूंगा, लेकिन एक सवाल मैं जरा सुनील सुरनम साहब से लेना चाहता हूँ, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को काफ़ी करीब से वो ट्रैक करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट करने वाले उनसे भी लगातार संपर्क में रहते हैं। सुनील सुरनम साहब, कुछ मूड बन रहा है उन लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का? देखिए, दो चीजें इसमें। एक तो
2007 to 11 में जो कैपेसिटी क्रिएट हुआ था उसको यूटिलाइज करने में हमें 10-12 साल लग गए। तो देश में एक्सेस कैपेसिटी की स्थिति थी और कैपेसिटी तो एक वो नेचुरल ग्रोथ कंजम्पशन में नहीं हुआ, इसके कारण कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी भी सब बैंक लेंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है और बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखेंगे तो इट्स अनकॉम्पिटिटिव। हम बैंक को कोस रहे हैं कि आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर रहा है, बट और भी गिरने की जरूरत है और इसके लिए डिसइंटरमीडिएशन होना बहुत जरूरी है। तो हमारी डेट कैपिटल मार्केट्स की डेवलपमेंट अच्छी तरह नहीं हुई है। वेरस इंटरनेशनली देखे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लॉन्ग टर्म और है, तो हमारे पास जो 3 प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के इंस्टीट्यूशन थे उनको भी बैंक के साथ मर्ज किया गया है, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई ऐसे इंस्टीट्यूशंस को। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल क्रिएशन की जो फाइनेंसिंग के लिए अभी भी आप बैंक के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, जिनके पास कासा बैलेंस है वो जाके मिसमैच हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए डेट कैपिटल मार्केट को हमें सिरे से प्रॉपर्ली डेवलप करना चाहिए, तो कि आसानी से एक AA रेटेड कंपनी को जाके मार्केट में पेपर उठाना टू फाइनेंस देयर कैपेक्स, ताकि वो टेनर मैच हो जाए। उसको चाहिए 10 साल की फाइनेंसिंग तो 10 साल की पेपर, पर बैंक से जाके पूछो 10 साल का लोन देंगे, वो बोलेंगे हमारे पास रेजिंग कैपिटल उतना नहीं है, एफडी 5 साल से ज्यादा कौन डालता है। तो ये मिसमैच जो हम अभी भी बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर कैपिटल फाइनेंसिंग, और वो कॉस्ट बहुत हाई है रिलेटिव टू द इंटरनेशनल मार्केट। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा बॉटलनेक है जिसको किसी तरह हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ी। ये एक बॉटलनेक है जिसको सॉल्व करने की कोशिश से। एक छोटा सवाल ले लेता हूं सराफ साहब से, फिर ब्रेक पे जाएंगे। सराफ साहब, एक जो बात अभी कही डीके जोशी सर ने, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं और दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए दूसरे देश जो इन्वेस्टमेंट के यहाँ कमिटमेंट कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो डेफिनेटली बहुत अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पर्टिकुलरली इंग्लैंड के साथ हमारा हुआ है, ईयू के साथ भी हुआ है, और अब यूएस के साथ में हम करीब करीब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के उसमें हैं, फाइनलाइजेशन करने में हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो डेफिनेटली अपने को बहुत बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फ़िलहाल अपनी जो बातें हैं कि भाई अपने 50 कंपनियां फर्स्ट 500 फोर्ब्स लिस्ट में आ सकती है कि नहीं, तो उसके लिए मेरा बोलना ये है कि डेफिनेटली ज़रूर आ सकती है और आएगी भी, इसमें कोई संशय नहीं है जिस हिसाब से अपना ग्रोथ रेट हो रहा है। फाइनेंस रही बात, फाइनेंस की जो अभी कही गई थी, तो फाइनेंस एम्पल अवेलेबल है। आजकल खाली बैंक के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत मैच्योर्ड कैपिटल मार्केट है, बहुत तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और फाइनेंस रेज हो सकता है। फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है। आज प्रॉब्लम है अच्छे प्रोडक्ट बनाओ, कॉम्पिटिटिवली बनाओ, ब्रांडिंग करो और आगे मार्केट में जाओ। बाकी सारी जो बातें हैं वो अपने आप दे विल फॉल इन प्लेस, वो अपने आप हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, कॉम्पिटिटिव है, तो मैं मार्केट में जाके अगर बेच लेता हूँ तो मेरी ग्रोथ रेट हो जाती है। और हमारी कंपनी में तो जैसे वैसे ही होते आया है। तो मेरा बोलना ये है कि जैसे आपने पूछा कि भाई प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग हमारी आत्मनिर्भरता पे जाकर हमारे खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, मार्केट में जाएं, बाहर के मार्केट में जाएं, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है कि अगले कम से कम 10 साल के अंदर 50 कंपनियां हमारी आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि खाली मर्जर करके आने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर 2 बास्केट मेरे पास में है, उन दोनों को मैं मिला दूं और उससे एक बड़ा बास्केट बन जाता है, तो उसमें कोई इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं हुआ। हमको तो दोनों बास्केट को बढ़ाकर, दोनों को बड़ा करके और दोनों को फॉर्च्यून 500 में लाना है। वो हमारा उद्देश्य है, वो हमारा लक्ष्य है। तो मेरे ख्याल से तो आई एम वेरी बुलिश एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, ये उद्देश्य यही होना चाहिए कि छोटे छोटे बास्केट को मिला के बड़ा बास्केट नहीं बनाना है, दरअसल हर बास्केट को बड़ा करना है। लेकिन समस्या ये है, समस्या की हकीकत ये है कि भारत एक एमएसएमई प्रधान देश भी है। यहाँ पे छोटे छोटे कारोबारी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको भी सरकार बचा के रखती है, चूँकि इसमें रोज़गार काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और छोटे छोटे शहरों में फैले हुए हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट ही हमारा है। तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। ऐसा करता छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को फिर जारी रखेंगे, जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक तरक्की का लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है। डीके जोशी साहब, पहला सवाल आपसे कि दरअसल यहाँ पे जो लक्ष्य की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें जो ऐलान किए गए एक आदर्श रिफॉर्म की तरफ हम लोग उसको जानते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें राजनीतिक जोखिम ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर बैंकिंग रिफॉर्म की बात की गई, वो थोड़ी देर तक आगे चली फिर रुक गई। दूसरा, सरकारी कंपनियों में रिफॉर्म की बात की गई, वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया। एफडीआई रिफॉर्म एक सीमित सेक्टर तक ही रहा। तो जिन जिन से रिफॉर्म में राजनीतिक जोखिम है उसको लगता है कि सरकार अब कर पाएगी जब इतने दृढ़ता के साथ प्रधानमंत्री इस नेक्स्ट लेवल के आर्थिक तरक्की का टारगेट दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि रिफॉर्म एक बटन नहीं है स्विच ऑन ऑफ हुआ इसमें, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको ग्रेजुअली प्रोसीड करना पड़ता है और जो फीजिबल होता है, जहां पे बोल्ड कदम लेने की जरूरत थी उन्होंने लिए हैं। मुझे लगता है कि एफडीआई में हमने काफी रिफॉर्म किए हैं। अब थोड़ा सा अगर एनवायरनमेंट इंप्रूव होता है और ये जब एफटीएस लागू होते हैं, हमारा एफडीआई भी हमारे देश में आता हुआ दिखाई देगा। तो ये रिफॉर्म को एज ए प्रोसेस मान के चलिए, और ये कुछ सेगमेंट्स में फास्ट होगा, कुछ में उतना तेजी से नहीं होगा। एफडीआई में इन्होंने काफी रिफॉर्म्स किए हैं और अब तो इंश्योरेंस में भी 100% इन्होंने लागू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस समय फोकस करने की ज्यादा आवश्यकता है, वो है एसेट मोनेटाइजेशन, क्योंकि आपको रिसोर्सेज चाहिए। अगर आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज सरकार के पास सीमित होते हैं और इसलिए स्टेट्स को भी अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट इंप्रूव करें, क्योंकि ये सेंट्रल रेगुलेशंस ऑल परवेसिव नहीं होते हैं। कई सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में, और स्टेट्स को मिलकर ही एक देश बनता है। तो वो ये सब चीज करने की आवश्यकता मेरे को लगता है इस समय सबसे ज्यादा है। और जहां तक सरकार की तरफ से रिफॉर्म्स का सवाल है, मुझे लगता है कि काफी स्पीड में एक कंटिन्यूटी हमने देखी है। कभी वो तेज होते हैं, कभी थोड़ा धीमे हो जाते हैं, पर कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में दिशा में अवश्य जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कई बार, कभी रिफॉर्म तेज होगा, कभी धीमा होगा, और जहाँ पे राजनीतिक जोखिम ज़्यादा होगा जाहिर तौर पे समय के हिसाब से सरकार उसमें अपना मोल तोल करके कदम उठा दी। रजनी सिन्हा मैम, एक चीज़ और, जो बैंकिंग रिफॉर्म की बात मैंने खासतौर से पब्लिक सेक्टर बैंक के रिफॉर्म की बात हुई, इससे पहले एसेट मोनेटाइजेशन डीके जोशी सर ने कहा है, डिसइन्वेस्टमेंट की बातचीत हुई, लेकिन डाइवेस्टमेंट पे भी सरकार बिल्कुल ठंडी पड़ गई। अब समय आ गया है इस पर आगे बढ़ने का। हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो डाइवेस्टमेंट पे इस बार सरकार ने जो टारगेट रखा है बजट पे, वो नंबर काफी हाई है। तो सरकार भी उस पे अपना फोकस बढ़ा रही है डाइवेस्टमेंट में। बट जैसा कि डीके जोशी जी ने भी कहा, एक डेमोक्रेसी में अगर आपका इंटेंट है गवर्नमेंट का, तो भी काफी सारा चैलेंजेस रहता है और उनको सरकार को वो मनूवर करते हुए इंश्योर करना है कि सस्टेनेबल ग्रोथ रहे। तो इंटेंट तो है, काफी सारा रिफॉर्म्स हुआ है। अगर हम डाइवेस्टमेंट की बात करें तो उसका भी टारगेट इस साल का गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, लेकिन वो अचीव कर पाएगी कि नहीं, हाँ, वो एक क्वेश्चन मार्क है। पर इस बार हमें लगता है कि इस साल गवर्नमेंट अपना डाइवेस्टमेंट टारगेट भी अचीव कर पाएगी। ओवरऑल अगर आप देखें, या मे बी थोड़ा कम हो, बट ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन है कि डाइवेस्टमेंट में भी इस बार बढ़ोतरी होगा उस नंबर में। ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर मैं सरकार का फाइनेंसेस देखूं तो उसमें भी फिस्कल डेफिसिट सरकार धीरे धीरे घटा रही है। और इनफैक्ट फिस्कल डेफिसिट को जब घटा रही है तो साथ साथ ये भी जरूरत है कि ग्रोथ पे फोकस बना रहे, क्योंकि जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ग्लोबल एनवायरनमेंट भी बहुत टर्ब्यूलेंट है। तो अगर हम सारा फोकस गवर्नमेंट फाइनेंसेस पे रखें और ग्रोथ से फोकस थोड़ा भी अगर मूव करें तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अगर आप देखिए तो इस बार जो फिस्कल डेफिसिट का रिडक्शन है वो भी कम रखा है गवर्नमेंट ने बजट, क्योंकि गवर्नमेंट अब चाहती है कि ग्रोथ पे भी फोकस करे इस टर्ब्यूलेंट टाइम में। कुछ जरूरत हो फिस्कल सपोर्ट का तो वो हम दें, जैसा कि हमने देखा अभी एक्साइज ड्यूटी कट हुआ ऑयल पे, क्योंकि उसकी जरूरत थी। सरकार नहीं चाह रही थी कि रिटेल प्राइसेस को उतना बढ़ाया जाए पेट्रोल डीजल का। तो मैं कहूंगी कि बैलेंसिंग एक्ट है जिसमें सरकार को अपना गवर्नमेंट फाइनेंसेस, ग्रोथ
रिफॉर्म्स, सब कुछ लेके चलना है और साथ साथ ये समझते हुए कि एक डेमोक्रेसी है, सो थोड़ी चैलेंजेस तो रहेगी और बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, दरअसल इस पूरे में पॉलिटिकल जोखिम कितना है, राजनीतिक जोखिम कितना, ये सवाल लेकर अनिल सर आपके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल सुनील सोनम साहब, जो रिफॉर्म की बात है मैंने भी डीके जोशी सर से पूछा और मैम से पूछा, आपके हिसाब से इंडस्ट्री नेक्स्ट लेवल ऑफ रिफॉर्म क्या एक्सपेक्ट कर रही है? ठीक है, इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है कि लाइसेंस राज की तरह, जो इसलिए मैंने 1991 का जिक्र किया कि गवर्नमेंट का पूरा इंडस्ट्री से हटना होगा और पूरी थिंग को आप प्राइवेट सेक्टर की, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एसेट मोनेटाइजेशन की बात की जोशी साहब ने, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा तरीका है एसेट मोनेटाइजेशन का, क्योंकि वो रियल एस्टेट जो पड़ा हुआ है उसको, बट कंपनी चलाना प्राइवेट सेक्टर का काम है, गवर्नमेंट का काम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी सोच में बदलाव आने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट की एफिशिएंसीज, पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसीज, गारंटीड सैलरी, पेंशन, ये सब देने के कारण उतना एफिशिएंसी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कंपेयर करके देखिए, प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इंडस्ट्री से हटना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जितना दे सके उसको देना चाहिए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक तरीका है जहाँ पे ये शुरू हो सकता है, जहाँ पे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कंपनियां खाली लैंड को देकर, अपना इक्विटी देकर, उस जो नया कारखाना है उसका मैनेजमेंट पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना चाहिए, खाली इनका ओनरशिप थ्रू लैंड ओनरशिप आएगा। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट मिनिमम प्राइवेट मैक्सिमम, गवर्नमेंट मिनिमम प्राइवेट मैक्सिमम होना चाहिए। अनिल पद्मनाभन साहब, कई तरह के सुझाव निकल कर सामने आए, कई तरह के रिफॉर्म एजेंडा सरकार ने पहले घोषित कर दिया है। अब इतने बड़े रोड मैप के साथ या फिर टारगेट देने के बाद सरकार इस पर कितना आगे बढ़ पाएगी? राजनीतिक जोखिम कहाँ आपको दिख रहा है? लक्ष्मण जी, एक मतलब प्रधानमंत्री का जो 15 अगस्त का जो स्पीच देखेंगे, मेरे हिसाब से ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा कि रिफॉर्म्स ऑफ कन्विक्शन होगा। मतलब जो पहले जो था ना, रिफॉर्म्स ऑफ स्टेल्थ होता था, मतलब छुप छुप के आप करते थे ताकि राजनीतिक जोखिम न उठाए। तो ये पहला प्रधानमंत्री है देश के इतिहास में जो कि देश को कह रहा है रिफॉर्म्स ऑफ कन्विक्शन। तो सरकार की तरफ से पूरा नैरेटिव मतलब वो जोड़ के रखा है। लेकिन लक्ष्मण जी, मैं ये आपको सजेशन देना चाहता हूं कि हम ना नेशनल नैरेटिव को ज्यादा ध्यान देते हैं, जो दिल्ली में होता है, संसद में होता है, जो नेशनल नैरेटिव जो दिल्ली में बनता है। आप स्टेट लेवल पे जाके देखिए, महाराष्ट्र देखिए जहां से डीके जी हैं, और आप आंध्र प्रदेश देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मतलब हमारे पड़ोसी स्टेट है। आप इन स्टेटों में देखिए, ये नेशनल नैरेटिव का इंतजार नहीं कर रहे, ये आगे काफी आगे बढ़ चुके हैं, और इनकी जो आर्थिक स्थिति है खूब बदला है। आप उत्तर प्रदेश में जितना बदलाव आया है, मैं खुद ही हैरान हूं। मतलब एक सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे बदलाव है, लेकिन आर्थिक लेवल पे जो बदलाव आया है, मतलब कानपुर में आप एक डिफेंस सेटअप कर रहे हो, जो अभी जो निवेश के जो नए जो अनाउंसमेंट आए हैं, आप इन सबको देखिए। और जो टैक्स रिटर्न जो है हमारे नोएडा से यूपी में, आई थिंक तीसरा या चौथा स्थान है देश में, वो ज्यादातर नोएडा के कारण ही है। लेकिन जो भी हो, मतलब एक तरीके से देश का जो आर्थिक मैप है वो बदल गया है। तो हमने ना ये नेशनल नैरेटिव पे फोकस रख के जो स्टेट लेवल पे रिफॉर्म्स हो रहा है उस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। वहां पे काफी बदलाव है, क्योंकि इनको पता है और बिल्कुल दरअसल ये सारे बदलाव नहीं होंगी। हाँ, और ये सारे बदलाव केंद्र सरकार के बदलाव के मोहताज भी नहीं थे। ऐसा नहीं किसी स्टेट स्पेसिफिक कोई बदलाव किए गए, वो जो पहले से मौजूद एनवायरनमेंट है, कानून है, उसी के तहत स्टेट ने अपने अपने हिसाब से कदम उठा के बदलाव किए। इसलिए सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, राज्यों के भी से बड़ी जिम्मेदारी बनती है। बड़ी दिलचस्प चर्चा आप लोगों के बीच हुई, लेकिन समय समाप्त हो रहा है, इसलिए शो को यहीं समेटना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।